हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आप सबके पाइवंड क्लासेस में। तो भाई साहब, आज की जो हमारी वीडियो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से टफेस्ट न्यूमेरिकल को लेकर है कि सर अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा तो किस लेवल का न्यूमेरिकल आ सकता है, और अगर हमें उसे डील करना है तो हम कैसे उसे इजी स्टेप से डील कर सकते हैं। तो चलो भाई, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आई नो कि ये वीडियो हमारी काफी ज्यादा लेट आ रही है, इसको बहुत टाइम पहले आ जाना चाहिए था, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा लेट कर पाए, उसके लिए रियली सॉरी। लेकिन आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल और बहुत अमेजिंग होने वाली है। देखो, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मान लो कि बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ जाता है। भाई, इस चैप्टर का एक अपना अलग से क्या है रोल आ जाता है, किसमें? आपकी क्लास 12th में। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार जो हमारी जो ये वन शॉट बन रही है वो सारी इसलिए बन रही है ताकि हम लोग फिजिक्स में अच्छा यानी 90 प्लस स्कोर कर सके। तो जितने मेरे भाई जुड़े हैं हम लोगों से, उनके लिए धन्यवाद। और अगर आप भी ये चाहते हो कि सर बेहतरीन लेवल से हमारी तैयारी हो जाए, तो भाई आपको इजी से लेकर टफ सारे न्यूमेरिकल, सारे डेरिवेशन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई उन कॉन्सेप्ट का आज सारा इस्तेमाल यहां होने वाला है। तो जिन बच्चों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, सबसे पहले वो जाकर करंट इलेक्ट्रिसिटी की वन शॉट देख लेना। वहां से आपके जितने भी डाउट है, कॉन्सेप्ट है, वो सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग किस पर काम करें? न्यूमेरिकल पर काम करें, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे न्यूमेरिकल आपको टफ ही लगेंगे। और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हर न्यूमेरिकल आपको आसान लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ सर, हमें समझ में भी आ रहा है और ये हमारे दिमाग में भी आ रहा है। तो अगर इसके रिलेटेड हमसे कोई क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया तो हम उसे आसानी से इजी स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल करने का सबसे बड़ा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या काम करना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने। तो चलो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब हम आ जाते हैं किस पर? करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल पर। सामने है, मैंने कहा था कि हम लोग सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पर करेंगे, तो कॉन्सेप्चुअली ही ये क्वेश्चन करना है। नॉर्मल क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनमें दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन बहुत अमेजिंग। अगर आप सबको मजा आए, आपको लगे कि हाँ सर अमेजिंग क्वेश्चन था, तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। और ये मेरी गारंटी कि इस बार अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहते हैं और एक एक वीडियो आप क्लियर करते हैं, तो गारंटीड आपके 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। एवरीथिंग वी विल क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर की शुरुआत करते हैं भाई। पहले इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। इन एन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस इतना। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, और न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो हमें गिवन है विद द स्पीड ऑफ 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन। तो वो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, ये हमें यहां पर फाइंड करके देना है। अब सिंपल सी बात है कि सर अगर हमारे पास रेडियस की बात आती है तो 5 इंटू 10 की पावर -11 मीटर दे रखा है, एंड द स्पीड इज गिवन इज दैट 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इट मींस हमारे पास में आर है, वी है, एंड हमें निकालना है आई। अब जितने बच्चों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा वो इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आई इज इक्वल्स टू होता है सर क्यू अपॉन टी। अब क्यू के इक्वल टू हमें पता है एन ई होता है, तो हमारे पास हो गया सर एन ई अपॉन में टी। अब पर सेकंड की बात कर रहा है तो टी की वैल्यू हो गया 1। अब टी की वैल्यू 1 हो गया तो आई इज इक्वल्स टू कितना रह गया? एन ई। ये हमें करंट निकालना है। अब बोलोगे सर एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो तो हमारे पास है नहीं। अब नहीं है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि एन इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम मान लो, और टाइम इज इक्वल्स टू अगर आप निकालने जाओगे तो आप बोलोगे सर जी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, ध्यान से समझना जरा जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। तो सर टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इतनी बात क्लियर है? बोलोगे हाँ सर, जल्दी बताओ इतनी बात क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं तो आप बोलोगे सर टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कैसे निकालें? तो ये कह रहा है कि सर एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, तो जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा, और सर्कल की जो डिस्टेंस होती है वो 2 पाई आर होती है, और यहां जो स्पीड है वो कितना है सर? v है। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो आप बोलोगे सर जी ये हो गया 2 पाई आर अपॉन में v।
अब ये n की वैल्यू निकल कर आ गई तो v अपॉन में 2 पाई r। जैसे मैं इसको यहां पुट करूंगा देन आप बोलोगे सर i इज इक्वल्स टू हो गया v अपॉन 2 पाई r इंटू ई। सही है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कुछ भी आपको ऐसी चीज लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। वैसे तो सारी चीजें बहुत आसान लेवल से समझाऊंगा ताकि एक एक बात आपको समझ में आ जाए, हर चीज हर स्टेप आपको समझ में आए कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। अब आप बोलोगे सर v की जो वैल्यू है हमें गिवन है कितना, आप बोलोगे 2.2 इंटू 10 की पावर 6 दे रखा है हम लोगों के पास में, इंटू ई की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। एंड अब हमारे पास में ये 2 तो है ही, अब इसकी वैल्यू 22/7 है, इंटू आर की वैल्यू कितना है तो आप बोलोगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 11, है ना। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। तो I इज इक्वल्स टू हो गया भाई हमारे पास में, है ना। देखो सर सबसे पहले 2.2 1.6 इंटू 10 की पावर को सॉल्व कर लो, यहां 6 है यहां 19, आप बोलोगे माइनस का 13, ये जनाब माइनस का ऊपर जाकर प्लस का हो जाएंगी। नीचे कितना बचा सर 2 इंटू 22/7 इंटू में 5, कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, सारी परेशानी जो भी दिक्कत है मैं आपकी सॉल्व करते चल रहा हूं। सबसे पहले सब बड़ी दिक्कत आती है कि सर पावर को सॉल्व कैसे करना है, तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले पावर को ही अलग कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब आप करोगे सर 7 ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा 2.2 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, है ना। 13 में से 11 गया माइनस 2, ये हो गया सर 2 इंटू 5 इंटू 22। अब मैं इस पॉइंट को हटाकर नीचे लगा देता हूं तो आप बोलोगे सर 22 से 22 कैंसिल हो गया है हमारे पास में, कितना बचा सर 7 यहां पहुंच गया, तो 16 7 जा कितना होता है सर, आप बोलोगे 112 होता है, पॉइंट लग जाएगा। 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में 2 5 जा 10 इंटू आप बोलोगे ये भी 10। सही है बेटा, यहां 10 की पावर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 11.2 10 की पावर माइनस 2, ये दोनों 10 की पावर प्लस 2 ऊपर जाके माइनस 2, ये हो जाएगा सर 112 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर। इतना करंट जनरेट होगा जिसको मैं लिख सकता हूं सर 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस 3, एक पॉइंट खिसका देंगे तो 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस 3, जिसको हम लिख सकते हैं सर 1.12 मिली एम्पियर, है ना। मिली एम्पियर, 10 की पावर माइनस 3 क्या होता है, मिली होता है, तो मिली एम्पियर में इतना करंट आ जाएगा। 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 को 1.12 मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं। बोलो क्वेश्चन जबरदस्त था कि नहीं, एक बार फटाफट से बताओ, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, है ना। अगर आपको लगा तो फटाफट से समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर नहीं है तो फटाफट से एक काम करो, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में समझाने वाला हूं एक एक करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाओ मेरे नन्हे मुन्ने भाई जितने भी हैं, अब समझो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। तो हमें पहले अपनी थिंकिंग पावर डेवलप करनी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। थिंकिंग पावर स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। अब जैसे यहां पर लिखा है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन वायर इज 8.5 इंटू 10 की पावर 28 मीटर क्यूब, यानी हर मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके रखे हुए हैं। तो क्या गिवन है सर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है ना। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमें लिखना है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है, 8.5 इंटू 10 की पावर 28, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है। व्हाट टाइम्स द इलेक्ट्रॉन टेक्स टू क्रॉस 3 मीटर ऑफ वायर, 3 मीटर ऑफ वायर क्या है सर, ये वायर की लेंथ दे दी 3 मीटर, और कितना टाइम लेंगे, हमें टाइम निकालना है कि कितना टाइम इसको क्रॉस करने में लेंगे। इसको एग्जांपल में मैं ऐसे समझा देता हूं कि हमारे पास वायर है, इस वायर की जो लेंथ है वो 3 मीटर है, इसका एरिया भी गिवन है हम लोगों को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है इस तरह से ढेर सारे, इसमें जो भी इसमें गिवन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इसको क्रॉस करेंगे तो ऐसे, है ना, अगर करंट इधर पास हो रहा है तो सर इससे ऐसे क्रॉस करेंगे, करंट के अपोजिट चलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे सर जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्रॉस करेंगे तो एरिया को क्रॉस करेंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जब इसको क्रॉस करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, वो टाइम हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम ये यहाँ पर अपना लेंगे। अब इतना हमें पता चल गया कि एन हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है, एरिया हमारे पास है, एंड द करंट, इफ 3 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिंग, तो कितना एम्पियर का करंट पास हो रहा है, आप बोलोगे सर 3 एम्पियर का करंट हमारे पास में पास हो रहा है। अब इन सबको देखकर तो सर कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आता है, आई है, एन है, ए है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास में ये फॉर्मूला नजर आता है, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी,
ये हमारे पास में फॉर्मूला नजर आता है। अब ए और वीडी होता है सर जी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये हम जब यहां पर पुट करेंगे तो ये टाइम इधर आ जाएगा, तो आई इंटू टी इज इक्वल्स टू हो गया एन ई ए इंटू डी। ठीक है, एन ई ए इंटू डी। यहां तक हम लोगों को कोई दिक्कत? ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना। हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब जब ये हमारा फॉर्मूला हमारे कंप्लीट हो गया, देन हमें टी निकालना है। तो आप बोलोगे सर एन ई ए और डी अपॉन में क्या हो गया बेटा? आई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर एकदम बढ़िया चल रहा है सब चीज। अब n की वैल्यू कितना सर? आप बोलोगे 8.5 इंटू 10 की पावर 28। e की वैल्यू क्या है सर? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। a की वैल्यू क्या है सर जी? एरिया कितना? के बाद में अब हमें वैल्यू रखनी है a की। a कितना हमारे पास में? 2 इंटू 10 की पावर कितना बेटा? -6। अब डिस्टेंस कितना सर? 3 मीटर लंबा वायर है और हमारे पास जो करंट है वो कितना है? 3 एम्पियर का करंट है। तो अब हम इसे कैंसिल कर देंगे, तो क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे? ये 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर को पहले सबको सॉल्व कर लो भाई। यहां कितना हो जाएगा बेटा? 19 और 6 कितना होता है? 25 होता है क्या? जल्दी बताओ, क्या 25 होता है? जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। और यहाँ कितना है? 28। तो 28 माइनस 25 ये हो गया। अब आप भैया इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और एक 17 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? आप बोलोगे सर जी 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो भैया, 1.6 और 1 और ये 17 की मल्टीप्लाई आपस में कर लेना और मुझे फटाफट से कमेंट में आंसर बता देना कि इसका इतना आया है। और ये जो आंसर आएगा वो आपका आएगा सेकंड में। किसमें आएगा ये आंसर? सेकंड में आएगा। अब इसे आप घंटे में बदल रहे हो तो 3600 से डिवाइड कर देना, मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो तो सर 60 में डिवाइड कर देना। तो इस तरह से आप लोग किसी में भी सेकंड में, मिनट में एंड आवर्स में किसी में भी आप इसका टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो इतना टाइम जो है आपका क्या होगा? ये लेगा कहां से? इतने इलेक्ट्रॉन यहां से पास होने में इतना टाइम ये लेगा। बात समझ में आ गई? तो ये एक और बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो आपको बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे आ नहीं सकता था, क्योंकि आप यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखो ये जो वीडी था है ना, क्या थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो था, ये तभी आप समझेंगे कि सर वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको ये चीजें सारी नॉलेज हो, और अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप यहां पर गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए मैं आपको एक एक बेहतरीन चुन चुन के क्वेश्चन लेकर आया हूं कि बच्चा कहां गड़बड़ कर सकता है, किस लेवल का गड़बड़ कर सकता है। तो भाई हर एक लेवल का मैं आपको क्वेश्चन समझ आके चल रहा हूं और कोई ऐसी डाउट नहीं छोड़ूंगा जो आपको परेशान कर दे, जो ये आपको दिक्कत कर दे कि सर ये दिक्कत हमारे पास है। समझ में आ गया ना? हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये जाकर जितने भी बच्चे अगर प्रैक्टिस कर ले, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका एक भी लेवल का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, मैंने कहा था कि एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप वेरी इंपोर्टेंट डाल लो, मैंने लिखा भी है इसमें क्योंकि ये है ही उस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके बोर्ड में। इस जो ये फॉर्मूला मैं यहां पर लिखूंगा, इसे आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके ऊपर नोट करके भी लिख लेना कि इस लेवल का क्वेश्चन भी या इस लेवल का जो फॉर्मूला है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसका प्रूफ तो है नहीं हमारी सिलेबस में, बट इससे न्यूमेरिकल हमारे पास में बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप सारे बच्चे इसको एकदम तरीके से लिख लेना फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है वो क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 100 ओम। यानी एक वायर है रूम टेम्परेचर पर। ये बात ध्यान रखनी है, दो चीजें समझाऊंगा इसमें मैं। एक क्वेश्चन तो ये करा रहा हूं, एक और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपके जितने भी डाउट हैं इस क्वेश्चन को लेकर वो सारे सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि सर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है रूम टेम्परेचर पर। इफ द रेजिस्टेंस बिकम 117, यही रेजिस्टेंस, उसी वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? 117 ओम हो जाता है। एट व्हाट टेम्परेचर? किस टेम्परेचर पर यह ऐसा हो जाएगा? इफ द टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज दैट वन। यानी हमें टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया हुआ है। अब जब टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया हुआ है तो सर उसको कहते हैं अल्फा, और अल्फा का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सर जी डिग्री सेल्सियस इनवर्स। याद रखेंगे, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब यहां पर जो फॉर्मूला आता है वो आता है सर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा आर क्या है ये समझेंगे। तो डेल्टा आर है सर आर माइनस आर नॉट अपॉन में जो ये आर है वो आर नॉट है, इंटू डेल्टा टी क्या है सर जी? आप बोलोगे टी टू माइनस टी नॉट या टी माइनस टी नॉट, ऐसे मान लो।
अब ये जो आर नॉट है ये क्या होता है सर जी, इसी को बात समझने की है, और यहीं पर बच्चे क्या करते हैं, गलती करके आ जाते हैं, जिनकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये जो आर नॉट है ये सर है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इसको समझेंगे ध्यान से, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर और 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जो ये आर नॉट है, क्या है, आर नॉट है सर, ये या तो रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है या 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस ऑफ वायर है। ध्यान से समझना इस बात को। तो हमें दो ही कंडीशन में ये आर नॉट लेना है, बाकी और किसी कंडीशन में आर नॉट नहीं लेना है। अब ऐसे ही टी नॉट क्या है सर, सेम टी नॉट क्या है सर जी, टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ वायर एट रूम टेम्परेचर, एक तो रूम टेम्परेचर लेना है एंड एक है सर जी 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर लेना है टी नॉट का मतलब। अब यहां पर क्वेश्चन समझो और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो आप कहोगे सर रूम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 100 ओम है। तो आपको क्या गिवन है, तो जब आप सॉल्यूशन में जाओगे आप बोलोगे सर जी हमें पहले तो आर नॉट गिवन है जो कि 100 ओम है, फिर सर यही जो हमारा क्या है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, जल्दी बताओ कितने बच्चों को पता है रूम टेम्परेचर कितना होता है। आप बोलोगे सर जी रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, होता है कि नहीं, जल्दी बताओ रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग, 27 लेते हैं। अब उसके बाद में सर यही रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, आप बोलोगे 117 ओम हो जाता है, कब, एट व्हाट टेम्परेचर, ये हमें नहीं पता, जबकि अल्फा हमें गिवन है कितना है, 1.700, जीरो को लिख नहीं रहे, इंटू 10⁻⁻⁴। आर नॉट है, टी नॉट है, आर है, टी निकालना है, अल्फा गिवन है, तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें। एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताओ, क्यों ना हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो अल्फा हो गया सर 1.7 10⁻⁻⁴, और हमारे पास में है आर माइनस आर नॉट, यानी 117 माइनस 100 अपॉन में 100, और टी माइनस टी नॉट यानी टी माइनस 27। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बोलोगे सर 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू ये कितना हो गया सर जी, 17 हो गया, अपॉन में 100, और t माइनस कितना हो गया, 27। ठीक है, ये 100 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप कहोगे सर जी 10 हटाओ, यहां से पॉइंट हटाओ, 10 यहां डाल दो, एक से ये 10 कैंसिल हो गया, 17 से 17 हो गया, कितना बचा सर जी, आप बोलोगे 10⁻⁻⁴, 1 अपॉन टी माइनस 27। इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी माइनस, अच्छा 10 भी है यहाँ पर, 10 भी है ना, ये 10 हम ले नहीं रहे, तो ये 10 लिख लो यहाँ पर। आप बोलोगे सर t माइनस 27 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻³ इक्वल्स टू 1, इतनी बात होगी। कितना हो गया सर ये, 4 है सर यहाँ पर, है ना, 4 है। तो आप बोलोगे t माइनस 27, और ये हो गया सर 10⁻⁻3, क्योंकि ये जो एक पावर है इसके साथ ऐड होगी, इक्वल्स टू 1। 10⁻3 को इधर लेके आ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन 10⁻⁻³ हो गया ये, है ना जी। अब -3 जब ऊपर जाएगी तो सर प्लस की बन जाएगी, तो t माइनस 27 इज इक्वल्स टू 10⁻3, तो t इज माइनस 27 इक्वल्स टू हो गया सर 10⁻3 को 1000 लिख लेंगे, जब ये इधर जाएगा तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो हमारा 100 ओम रेजिस्टेंस था, ये 117 कब हो जाएगा, जब टेम्परेचर कितना हो जाए बेटा, रूम टेम्परेचर से बढ़कर कितना हो जाए, 1027 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो ये जो T है वो कितना होना चाहिए, 1027 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस 100 ओम से बढ़कर कितना हो जाएगा, 117, यानी 117 आपका रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई एकदम फटाफट से। अगर बात समझ में आई तो जल्दी से जल्दी फटाफट से एक काम कर दो भाई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी फटाफट से कर दो, क्योंकि योर लाइक्स गिव्स अस मोटिवेशन एंड वी ट्राइज टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वो भी फ्रीली मिल रहा है, तो भाई आप ऐसे दबाने में तो कुछ नहीं जा रहा, कर दो मेरे भाई, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो इतना जो है आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैंने कहा था कि सर यहां पर दिक्कत क्या आती है, सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, वो इस आर नॉट और टी नॉट में गड़बड़ कर देते हैं। अब कैसे कर देते हैं, तो इसके लिए एक और एग्जांपल समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एग्जांपल था वो तो रूम टेम्परेचर पर ही था, तो यहां तो सिंपली हमें पता चल गया आर नॉट क्या है, टी नॉट क्या है, आर क्या है, टी क्या है, अल्फा क्या है।
लेकिन अगला जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें आपको ये दिक्कत होगी कि सर आर नॉट क्या है और ये क्या है और वो क्या है। ये सारी जब प्रॉब्लम होगी तब आपको समझ में आएगा कि कहां हम लोग गड़बड़ करके आते हैं और क्यों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक और अगला क्वेश्चन इसी के बेस पर करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ये बोल रहा था कि ये इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको ये दिक्कत करेगा। तो अब इसको समझिए। तो हमसे कहा गया द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन इज 140 ओम एट 200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 140 ओम कितने डिग्री सेल्सियस पर है, 200 डिग्री सेल्सियस पर है। एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 0005 0.0045 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। Then find the resistance at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 500 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये ना कहकर वो केवल इतना दे देता जीरो, इसको कहता है सर जी 500 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या काम करते, अल्फा इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट, ये लगाकर इसको आर नॉट समझ लेते, इसको टी नॉट समझ लेते। ये अल्फा है, ये टी दिया है और सर जी हमसे क्या पूछ रहा है, आर नॉट पूछ रहा है, ऐसे हम लोग निकाल लेते, या आर पूछ रहा है ऐसे सोच लेते। अब जब ये सोचते तो ये गड़बड़ हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि आर नॉट का जो मीन्स है वो सर जी ये नहीं है। आर नॉट का मीन्स है या तो 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर आपका किस पर सर जी, रूम टेम्परेचर पर। किस पर? रूम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है केवल वही। लेकिन ये जो है, ये जो रेजिस्टेंस है सर, ये इनमें से कोई सा भी नहीं है। ये क्या है सर जी, ये 200 डिग्री सेल्सियस पर है रेजिस्टेंस। किस पर है? 200 पर। और निकालना कहां है हमें? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर कहां निकालना है हमें? आप बोलोगे सर जी 500 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों जगह पर निकालना है। तो ये आर नॉट नहीं है। अब ये क्या सर जी, आर नॉट नहीं है, तो सर हमें आर नॉट निकालना है पहली कंडीशन में। टी नॉट कितना लेना है सर जी? 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसने बोला है 0 डिग्री सेल्सियस। आर कितना होगा? आप बोलोगे सर जी आर तो हमें फाइंड करना है, लेकिन वहां गिवन है कि 140 दे रखा है कितने पर? 200 पर। तो आप बोलोगे सर जी 140 ओम है कितने पर, है ना? आप बोलोगे सर जी T इज इक्वल्स टू 200 पर। हम इसे यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर अल्फा कितना गिवन है, तो अल्फा गिवन है 0.0045। ठीक है, कितना है? 0.0045। आर नॉट हमें फाइंड करना जरूरी है, तभी आप 500 तक भी पहुंचोगे। तो यहां पर जब वैल्यू रखेंगे तो 0.0045 इक्वल्स टू आर हमें पता है कितना है सर जी, 148 माइनस आर नॉट नहीं पता है। ठीक है जी, तो आर नॉट हो गया। और उसके बाद में क्या कर दें, टी माइनस, टी कितना है सर जी, 200 और माइनस 0, तो भैया 200 ही बचेगा। ये 200 जनाब इधर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 0.0045 इंटू आर नॉट इंटू कितना हो गया, 200। ये दोनों उठकर इधर आ गए और ये हो गया सर जी 148 माइनस आर नॉट। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझ लिए बातें। आप बोलोगे सर 200 की मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो यहां से सर जी एक काम करो, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गई और 4 जीरो में से 2 जीरो इस भैया ने काट दी। ठीक है, 45 टू जा कितना हो गया सर जी, 90 अपॉन में 100 और आर नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया, 148 माइनस आर नॉट। आप इसे कैंसिल करोगे तो ये होगा 0.9 आर नॉट, ये इधर आएगा प्लस में आर नॉट इक्वल्स टू 148। आप इसमें आर नॉट कॉमन ले लोगे तो सर ये 1.9 हो जाएगा। 148 आप इसे इधर भेजोगे तो आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी 148 अपॉन 1.9। जब आप इसे इसको कैंसिल करोगे तो ये लगभग में आ जाएगा, अप्रोक्स में आ जाएगा 78 ओम। अप्रोक्स लिख देना 78 ओम। समझ में आ गया? अप्रोक्स में आप इसमें डाल देंगे कि सर कितना आ गया, 78। अब जब ये आर नॉट आ गया, अब हमें पता चल गया कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो 78 है। तब आप किस पर निकालोगे, 500 पर निकालोगे। समझे? अब 500 के लिए आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर से यही लगेगा आर माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट और टी माइनस टी नॉट। तो अल्फा की वैल्यू वही लेनी है 0.0045। आर कितना है सर जी, आप कहोगे सर ये तो फाइंड करना है, आर नॉट कितना आ गया, आप बोलोगे 78 अपॉन 78 और टी माइनस यानी 0 तो 500। ये इधर लेकर आओगे 0045 इंटू 78 इंटू 500, है ना? और आप बोलोगे आर माइनस 78। ये सॉल्व करके मुझे बता दो कितना आएगा आर की वैल्यू, है ना?
आर की वैल्यू आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कितनी आई, ये आपकी नहीं, कमेंट में मेंशन कर देना कि सर आर की वैल्यू इतनी आएगी। आंसर बता देता हूं, 523 के आसपास आएगा, ठीक है, 523 के आसपास आएगा। अब मैंने एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया, ये इधर उधर भी हो सकता है, तो आप इसको सॉल्व करके बताना मुझे, ठीक है। जितने बच्चों को समझ में आया हो फटाफट से, नहीं आया एक बार फिर से रिवाइज करके देखेंगे मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरत है इसको, आप रिवाइज कर लेना, और अगर इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन मिले उन्हें करके जाना, ठीक है, उन्हें करके जाना, कोई दिक्कत रहेगी नहीं, क्योंकि मैंने इतने प्यार से आपको समझाया कि भाई कहां गड़बड़ कर सकता है बच्चा, क्यों गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि आर नॉट को ढूंढने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार बच्चा उसको आर नॉट वगैरह मान के एकदम फटाक से कर देता है, जबकि मैंने आपको बताया आर नॉट केवल क्या है सर, 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर रूम टेम्परेचर पर ही लेना है, उसके अलावा आर नॉट कुछ भी नहीं लेना, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जबरदस्त, खतरनाक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखकर भाई हल्के में मत लेना आप लोग, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे कोई भी हल्के में मत लेना। कभी सोच रहे हो सर इतना सा तो डायग्राम है, ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे, जरा इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, और जब मैं इसको समझाऊंगा तब शायद आपके दिमाग के अंजर पंजर खुलेंगे और आपको समझ में आएगा कि अरे सर बवाल क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या कह रहा है सर, आई एम्पीयर का करंट यहां जा रहा है इस पूरे सर्किट में, आराम से समझना, नीट तक के लेवल का क्वेश्चन है, बच्चा दिखने में आसान ये लग रहा है लेकिन है नहीं उतना आसान, अभी आपको समझ में आएगा इससे क्यों। तो आई करंट इसमें जा रहा है, तो सर ऊपर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, नीचे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और आगे आपका 3 ओम रेजिस्टेंस है। अब ये करंट पास हो रहा है और उतना ही करंट यहां पर जा रहा है, निकल रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ। तो आप बोलोगे सर फाइंड द पावर लॉस, सॉरी फाइंड द रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो लिखा हुआ है बच्चे यहां पर, फाइंड द रेशियो ऑफ पावर लॉस इन 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस, और 4 ऑप्शन भी गिवन है, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगा, और एक्चुअली आया हुआ भी क्वेश्चन है ऐसे नीट वगैरह में, तो इसलिए मैंने आपको दे दिया कि भाई इसे बच्चे से करवाते हैं, क्या करेंगे। अब मुझे पता है कि आप लोग दिमाग, पहले नीट का नाम सुन लिया तो वैसे बच्चे डर जाते हैं, अरे भाई कैसे कैसे होगा, इतना टफ है क्या, नहीं आसान है, आप करो तो सही इसको, है ना, आपकी समझ में आएगा। देखो क्या है, आप बोलोगे सर जी ये जो रेजिस्टेंस है किसमें है, आप बोलोगे सर ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है, और पैरेलल में हमें, अगर किसी बच्चे ने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है तो मैंने कहा फिर उसके दिमाग से हुलुलुलु हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर जिंगलाला, ठीक है, ध्यान से समझना सारी चीजें। तो जब आपको पता है कि सर यहां से करंट जाएगा तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, मान लो I1 करंट इधर जा रहा है, I2 करंट इधर जा रहा है ना, करंट डिवाइड हो जाएगा, और फिर आगे जाके दोनों करंट मिलकर फिर से क्या हो जाएंगे, आई करंट बना देंगे, है ना, ये होता है। अब पैरेलल में क्या होता है सर जी, पोटेंशियल तो सेम होता है, पोटेंशियल तो सेम होता है, लेकिन करंट का वैल्यू अलग अलग होता है। अब इसमें जो करंट जाएगा वो इसके रेजिस्टेंस के डिपेंड पर जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा सर वो कितना जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर 1 + 2 3 ओम रेजिस्टेंस है। अब जो टोटल मिलाकर बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, आप बोलोगे सर आर में तो 1/R करके, मैं ट्रिक से बता रहा हूं, समझो इसको, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे 3 ओम है, कितना है, 3 ओम रेजिस्टेंस। अब आपने एक नियम पढ़ा होगा, एक लॉ पढ़ा है, V = IR, है ना, तो I और R में क्या रिलेशन है कि सर I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, आप समझो यहां पर, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये सारा क्वेश्चन होना है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप बोलोगे सर अगर कहीं रेजिस्टेंस ज्यादा है तो I क्या है, कम है, और कहीं R अगर कम है तो I क्या है, ज्यादा है। तो यानी आप समझना इस बात को, जहां R आपका कम है वहां I ज्यादा होगा, यानी I की वैल्यू मैक्सिमम होगी जहां R मिनिमम होगा, और जहां R आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा, वहां करंट आपका मिनिमम होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि सर जब ये करंट यहां से जाएगा तो एक करंट I1 ऊपर जा रहा है, I2 नीचे जा रहा है, और टोटल दोनों मिलकर जब यहां मिलेंगे तो ये कितना करंट बनाएंगे, I करंट यहां बनाएंगे। तो आप कहोगे सर R1 में कितना करंट है, R1 में हम जब करंट निकालेंगे, इन R1 द करंट, है ना, करंट की वैल्यू निकाल लो, I1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें जो है 1 ओम रेजिस्टेंस है और नीचे वाले में 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहां जो है सर रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम है, लेकिन जब रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम, है ना, करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है, आप बोलोगे 3, अब एक हिस्सा ऊपर है और 2 हिस्सा नीचे है, तो करंट के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा सर 1/3 और एक हो जाएगा 2/3। 1/3 क्योंकि एक हिस्सा ऊपर जाएगा और 2 हिस्से नीचे जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि सर जहां करंट मिनिमम होता है वहां, सॉरी जहां रेजिस्टेंस मिनिमम होता है वहां करंट मैक्सिमम होता है, तो I1 में जो करंट जाएगा वो सर जी 2I/3 जाएगा। इसी हिसाब से R2 में जो करंट निकलेगा तो आप बोलोगे वो सर कितना होगा, I/3,
है ना, 1I/3, 1 को लिखते नहीं है तो I/3, और R3 में कितना करंट जाएगा सर, दोनों को मिलाकर I करंट चला जाएगा। अब इतना मुझे पता चल गया तो आपको पता है कि सर P1 रेशियो P2 रेशियो P3 मुझे निकालना है पावर का रेशियो, और P का अगर वैल्यू बताएं तो सर ये होता है I1 स्क्वायर R1 रेशियो I2 स्क्वायर R2 रेशियो I3 स्क्वायर R3। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। I1 का वैल्यू कितना है सर जी, आप बोलोगे 2I/3, और R1 कितना भाई, R1 है 1 ओम। फिर सिमिलरली I2 कितना है सर जी, I/3, I/3 का स्क्वायर इंटू R2 कितना है, R2 है हमारे पास में 2 ओम, और सारा का सारा भैया I3 कितना है, तो I3 तो सर I है, I का स्क्वायर इंटू R3 कितना है 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर स्क्वायर है तो 4I/9, अब बोलोगे सर I स्क्वायर बाई 9 इंटू 2, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई होगी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये हो जाएगा सर जी I स्क्वायर इंटू 3। तो I स्क्वायर तो सभी में कैंसिल हो गया, तो 4/9 रेशियो 2/9 रेशियो 3/1, ऐसे कर लो 3/1। अब जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ कि कितना आएगा आंसर, जल्दी से फटाफट आप इसको, जिस जिस बच्चे को आता है कि सर जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा बताओ, तो आप बोलोगे सर इनका एलशियम ले लो 9, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4:2:27, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा द रेशियो ऑफ पावर। ठीक है, कि पावर कंज्यूम जो हो रही है इसमें उसका रेशियो क्या है, 4:2:27। करना कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट यही लगाना है। मैंने कहा था जितने भी अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वही कर पाएगा, नहीं तो झिंगा लाला हो जाएगा भाई उसका। तो I प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। अगर कहीं रेजिस्टेंस ज्यादा है तो I क्या होगा, मिनिमम। अगर R कहीं मिनिमम है तो I क्या होगा, मैक्सिमम। यही कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि सर जी जो करंट है उसके 3 हिस्से होने थे, अब 2 हिस्से पहले वाले में जाएंगे, क्यों, क्योंकि सर जी ऊपर रेजिस्टेंस मिनिमम है, और एक हिस्सा नीचे जाएगा क्योंकि सर क्या बोलोगे, यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है, तो इस हिसाब से करंट डिवाइड हो गया। पावर की फिर वैल्यू हमें पता ही है, हमने पुट कर दी, आंसर आ गया, सिंपल सी बात है। एक बार जल्दी बताओ कितने बच्चों को समझ में आया, थम्स अप करके, और मजा आया हो तो फटाफट से वीडियो शेयर कर देना, एकदम मस्त क्लास है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और किस लेवल का आ सकता है, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किससे रिलेटेड है, सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। अब बैटरी ऑफ 10 वोल्ट ईएमएफ, आपको पता है ना बैटरी के पास दो चीजें होती है, एक ईएमएफ होता है, एक टर्मिनल पोटेंशियल होता है। तो यहां पर जो गिवन है वो हमें ईएमएफ गिवन है, हैज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है, जरा एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हमारे पास में ऐसे मान लो कि यहां पर एक सेल है, और सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इस तरह से। फिर हमसे क्या कह रहा है सर, इट इज कनेक्टेड विद अनदर रेजिस्टेंस। अब इसको हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं आर, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल आर। इसका जो ईएमएफ है सर वो गिवन है हमारे पास में, E इज इक्वल्स टू कितना, 10 वोल्ट है। इफ द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पासिंग, इससे कितना एम्पियर का करंट पास हो रहा है जल्दी करके बता दो, तो बोलोगे सर I इज इक्वल्स टू है 0.5 एम्पियर का करंट यहां से ड्रॉन हो रहा है। ठीक है, देन कह रहा फाइंड द रेजिस्टेंस एंड आल्सो फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल। तो हमें ये रेजिस्टेंस R फाइंड करना है और टर्मिनल पोटेंशियल V भी फाइंड करना है ना। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है वो भी मैं लिख दूंगा। तो जब हम इसका सॉल्यूशन पर जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या गिवन है। सर हमें E गिवन है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है आपका 3 ओम। ठीक है, और जो दूसरा है हमारे पास में जो कैपिटल R है वो तो RE है। अब इसमें जो I गिवन है वो कितना, 0.5 एम्पियर का करंट आपको गिवन है, इज पासिंग इनटू इट। अब कह रहा फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, तो पहले इस रेजिस्टेंस R का वैल्यू फाइंड करना है, एंड टर्मिनल पोटेंशियल क्या है ये हमें फाइंड करना है। अब मेरे पास सर मुझे पता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है समझना ध्यान से, टोटल रेजिस्टेंस आप बोलोगे सर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R, और ये इज इक्वल्स टू हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो होता है V अपॉन में I। लेकिन यहां सर V नहीं है, क्या है E है, तो E अपॉन I हो गया। तो R कितना है सर हमारे पास में, अभी पता लग जाएगा। E कितना है 10 और I कितना है 0.5। पॉइंट हटाओ ये लगाओ, तो आप बोलोगे सर जी लाइफ होगी झिंगा लाला, स्मॉल r है 3 और ये हो गया सर 100/5, 5 से इसको कट करेंगे तो 20, तो R प्लस 3 इज इक्वल्स टू 20। तो R क्या हमारे पास में 17 ओम आ जाएगा। एक बार जल्दी से सारे बच्चे बता दो
क्या हमारे पास में आर की वैल्यू 17 ओम आ जाएगी? बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर टर्मिनल पोटेंशियल की बात करें तो टर्मिनल पोटेंशियल तभी निकाला जा सके है जब क्या होता है सर, ये जो हमारा डिवाइस है वो कनेक्टेड रहे। जब ये कनेक्टेड रहे तो क्या होगा सर जी, करंट इसमें पास होगा और इसकी वजह से इसमें एक टर्मिनल पोटेंशियल भी जनरेट हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू हो जाता है आई आर। तो I कितना था, 0.5 एम्पियर का करंट था और R कितना है सर जी, R है 17। अब R प्लस R नहीं लेना, R बाहर वाले में निकलेगा टर्मिनल पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा सर 8.5 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 8.5 वोल्ट। यही बस ध्यान रखनी है इसमें। एक और कंडीशन आती है चार्जिंग की, है ना। चार्जिंग केस में क्या हो जाएगा, वो केस भी मैं आपको समझा देता हूं कि जब बैटरी चार्ज हो रही है तब क्या केस होगा, ठीक है। तो पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आई हमें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, है ना, है ना। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि समझ में आ रही है सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से। एक बार जल्दी से मुझे बता देना, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी चार्जिंग वाली कंडीशन पर भी चलते हैं कि चार्जिंग वाली कंडीशन में बच्चे कैसे फंस जाते हैं, ठीक है। चलो, तो एक और इंपॉर्टेंट, है ना, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है 8 volt EMF battery of internal resistance 0.5 ohm is connected with 120 volt of DC source of external resistance 15.5. Then find the terminal potential while charging. जब चार्ज हो रही है तो उसके दौरान क्या है, इसमें टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड करके इसको देना है। अब सिंपल सी बात है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं कि हमारे पास में ये भैया क्या है, एक सेल है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसका कोई ना कोई ईएमएफ है। तो ईएमएफ है 8 वोल्ट और मैंने इसको एक क्या कर दिया बेटे, डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि 15.5 ओम है, उससे भी मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ जो इंटरनल ये जो पोटेंशियल है ये कितना है सर जी, 120 वोल्ट का डीसी सोर्स है। तो अब सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को, V इज इक्वल्स टू, जब चार्ज हो रहा है ना, चार्जिंग के साथ में जो कंडीशन है, देखो नॉर्मल जो कंडीशन होती है वो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है। लेकिन जब चार्ज हो रहा होता है तो ये I जो माइनस है ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और इस केस में जो टोटल पोटेंशियल है, ठीक है, जो I है आपका, वो कैसे निकालोगे सर जी, टोटल पोटेंशियल अपॉन में क्या होता है, V अपॉन में R, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, यही तो करके निकालोगे आप। बोलोगे हाँ जी सर। तो I की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो टोटल पोटेंशियल कितना बेटा, जब मैं इसको दे रहा हूं कि चार्ज हो रहा है ना, तो चार्ज हो रहा है तो सर मैक्सिमम करंट जा रहा है। लेकिन इसके पास जो है कितना करंट है सर जी, 8 वोल्ट का करंट इसके पास पहले ही है। तो यानी जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 120 माइनस 8, है ना, डिक्रीज हो जाएगा, जोड़ना नहीं है, घटाना है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो सर जी 15.5 तो इसका बाहर से है और इसका कितना सर जी, आर इंटरनल कितना है, आप बोलोगे 0.5 इसके पास है। तो आप बोलोगे सर जी आई कितना हो गया भाई, 112 और ये कितना हो जाएगा 16, है ना। 15.5 इंटू 0.5 तो 16 हो गया। अब 16 से जब इसे कट करूंगा तो सर 7 एम्पियर का करंट आ गया मेरे पास में। अब जब 7 एम्पियर का करंट आ गया तो यहां पुट कर दूंगा तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा E प्लस आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल E कितना था, 8 था, I कितना निकला 7 और R कितना था 0.5। ये आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 भाई साहब, ये हो जाएगा सर 11.5। टर्मिनल पोटेंशियल जब चार्ज हो रहा है तो इतना वोल्ट होगा 11.5। बोलो फटाफट से, समझ में आया कि नहीं? अब ये समझ में आया तो एक बार वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि अगला जो पार्ट आएगा पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 1 था जिसमें हमने आपको बेहतरीन क्वेश्चन कुछ कराए। अब पार्ट नंबर जो 2 आएगा वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। उसमें सेल से रिलेटेड जितने भी बेहतरीन न्यूमेरिकल है, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जितने भी हैं, रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ग्राफ वगैरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो उसमें कराए जाएंगे। तो फटाफट से इतनी सब चीजों के लिए भाई, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। सपोर्ट करो अपने भाई को, मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है भाई।